तीन बेशरम अंग्रेज बहू और शरीफ ससुराल वाले। जयपुर में सुरेश और रागिनी अपने तीन बेटों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। अभी अभी उनके तीनों बेटों ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वो एक एम्बिशियस कंपनी में जॉब के रिगार्डिंग ज्वाइन हुए थे। उनका पहला दिन जॉब पर बहुत अच्छा जाता है। जब शाम को तीनों वापस आते हैं तो वो तीनों अपने माता पिता को अपने पहले दिन के बारे में बताते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इतना बड़ा ऑफिस है ना हमारा, बहुत बड़ा। और ऊपर से एक कैबिन में अलग से मेरी टेबल और मेरी चेयर, प्लस वहां पर जो खाना पीना होता है एक आवाज पर आ जाता है। माँ, पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, राघव तो बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अरे सही कहा रवि ने, वो राघव बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। वैसे हमारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है और हम तीनों भाई वहाँ अच्छे से सेटल भी हो गए हैं। मेरे प्यारे बेटो, अब बस मेहनत करके अपने नौकरी करते रहो और तुम तीनों को बहुत सारी सफलता प्राप्त करनी है। रागिनी के तीनों बेटे हमेशा उसकी बात माना करते थे। वो सीधे स्वभाव से अपनी कंपनी में जॉब करने लगते हैं। वहीं एक दिन अचानक से उनकी कंपनी के अंदर तीन अंग्रेजन लड़कियां जॉब करने आती हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, क्या मस्त मस्त माल आया है हमारे ऑफिस में। भाई तो चुप कर, जब देखो लड़कियों को ही ताड़ता रहता है, और कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? लेकिन जो भी कहो, ये विलायती लड़कियां तो बहुत सुंदर और खूबसूरत हैं। तीनों भाइयों का उन तीनों अंग्रेजन लड़कियों के ऊपर मन आ जाता है और एक दिन वो तीनों भाई उन तीनों अंग्रेजन लड़कियों के सामने बात करने लगते हैं। वैसे यार, इन तीनों लड़कियों के अंग्रेजन होने का एक फायदा तो है कि हम अपने दिल की बातें इनके सामने कर भी लेंगे तो इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ भाई, ये तूने बिल्कुल सही कहा। काश मैं अपनी वाली को बता पाता कि अलीना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मेरी सोफिया तो बस मुझे देखती ही रह जाती। काश मैं उसे बता पाता कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सही कहा तुमने। काश ये बात मैं भी लीजा को बोल पाता कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। तीनों की बातें सुनते ही अलीना, सोफिया और लीजा तीनों ही जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो तीनों उन तीनों से कहती हैं, अब तुम्हें अपने दिल की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सब कुछ सुन लिया है। जितना तुम हमें पसंद करते हो, हम भी उतना ही तुम्हें पसंद करती हैं और दिन रात तुम्हारे ही सपने देखती हैं। मैं अब और क्या कहूँ, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम तीनों हमसे शादी कब करना चाहोगे। उन तीनों को हिंदी बोलते हुए देख रवि, अर्जुन और राघव तीनों ही हैरान रह जाते हैं। क्या तुम्हें हिंदी बोलनी आती है? हम तीनों को हिंदी बोलने आती है। हमने इंडिया में आने से पहले हिंदी की क्लास ली थी ताकि हम इंडिया वालों की भाषा को अच्छे से समझ सके। अरे, इतने दिन से तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम ये चाहते थे कि तुम किसी न किसी दिन अपने दिल की बात हम तक ले आओ। और देखो, आज तुमने अपने दिल की बात कह ही डाली। राघव, अर्जुन और रवि तीनों ही लीजा, सोफिया और अलीना से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी पसंद की अंग्रेजन बहुओं को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और अपनी माँ से मिलवाते हैं। अरे, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा, मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से कराती। अरे माँ, कोई बात नहीं, अब बाकी की रस्में अच्छे से कर सकती हो आप। सही कहा तुमने। चलो, मेरी तीनों बहुओं को अंदर ले चलो। रागिनी के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी तीनों अंग्रेजन पत्नियों को घर में ले आते हैं, जिसके बाद रागिनी अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं की रस्में शुरू करती है, जैसे कि गृह प्रवेश, मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म। माँ जी, हमारी इस दुनिया में माँ नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा खाना बनाना नहीं आता और शायद ज्यादा अच्छा भी नहीं बना पाते। लेकिन हमने जो भी बनाया है बड़े ही दिल से बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आए। ओहो, तुमने इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम तीनों को एक माँ की तरह खाना बनाना सिखा दूंगी। वैसे देखा जाए तो खाना इतना बुरा भी नहीं बना है, बस थोड़े मसालों के अंदर गड़बड़ी है। बाकी धीरे धीरे हमारी तीनों अंग्रेजन बहू हमारे घर जैसा खाना बनाना सीख ही जाएंगी।
इसकी बात सुनते ही उसके तीनों बेटे और उसकी तीनों बहू हंसने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तीनों अंग्रेजन बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। जब से हम इस घर के अंदर आए हैं तब से हमने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की। मेरा तो बहुत घूमने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, कोई नशा भी हमने नहीं किया, लेकिन अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्यों ना आज की रात हम तीनों बहनें सबके सोने के बाद छुपकर पार्टी करने क्लब चले। इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। लीजा की बात उसकी दोनों बहनें मान लेती हैं। जैसे ही रात को सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं, वो तीनों अंग्रेजन बहनें नाइट आउट के लिए क्लब पहुंच जाती हैं, जहां वो खूब एंजॉय करती हैं और ढेर सारी बियर शराब पीती हैं। ये सब अब उनका रोजाना का होता जाता है, जिसकी वजह से उनको रोजाना क्लब और नशे की आदत पड़ जाती है। एक दिन वो तीनों रात में वापस घर लौटती हैं और उन्हें रागिनी देख लेती है। आखिर तुम तीनों कहाँ से आ रही हो? नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस यही गार्डन में बैठे थे, हमें सांस नहीं आ रही थी। मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। तीनों अंग्रेजन बहू अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं, लेकिन ये बात रागिनी को खटक जाती है। ऐसे ही जब वो एक दिन आधी रात के समय क्लब के अंदर पार्टी कर रही थी, तभी अचानक से क्लब को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और वो तीनों गैर कानूनी नशे करने के चलते पकड़ी जाती हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। अरे चिंता क्यों करती हो, हमारे पति हमें छुड़ा कर ले जाएंगे। हाँ हाँ चलो पुलिस वालों, हमें जेल लेकर चलो। उस समय तो तीनों अंग्रेजन बहनें पुलिस वालों के साथ नशे की हालत में चली जाती हैं, लेकिन जब ये बात उनके शरीफ ससुराल वालों को पता चलती है तो वो अचंभित रह जाते हैं। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही अपनी बहुओं को इतनी आजादी दी थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। माँ, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, चलो मेरे साथ, हम उन्हें लेकर आते हैं। रागिनी और सुरेश का परिवार बहुत शरीफ था, जिसके चलते सब लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन उन तीनों अंग्रेजन बहनों की वजह से उनके घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और सभी उनके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। रागिनी और सुरेश अपने तीनों बेटों के साथ अपनी तीनों बहुओं को वापस जेल से घर ले आते हैं। ये जो भी हुआ है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, सब लोग हमारी बदनामी कर रहे हैं। मुझे तुम तीनों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। तीनों भाई ऑफिस निकल जाते हैं और इस प्रकार उन तीनों अंग्रेजन बहनों से घर में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, जिसका उन्हें बहुत दुख होता है। ये सब हमारी ही गलती है, हमारे ससुराल वालों की कितनी इज्जत थी जो हमने मिट्टी में मिला दी। ऐसा शरीफ खानदान बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, जो कि हमने उनके साथ बहुत गलत किया। हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। फिर क्या था, तीनों अंग्रेजन अपना पहनावा तक बदल देती हैं और एकदम संस्कारी बहू की तरह अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं। लेकिन फिर भी रागिनी और सुरेश उन तीनों अंग्रेजन बहनों को माफ नहीं करती, जिसकी वजह से वो तीनों अंग्रेजन बहू एक दिन अपने सास ससुर के पैरों में गिरते हुए माफी मांगती हैं। हमसे जो भी गलती हुई हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए माँ जी। रागिनी अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं का बदलता हुआ ये बर्ताव देखकर उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या बनाऊं? रेखा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की रसोई में राशन देखती है, लेकिन उसके घर में सारा राशन खत्म हो चुका था। अरे ये क्या, राशन तो है ही नहीं। अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो मेरी दोनों बेटियों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? रेखा ऐसा सोचकर अपनी झोपड़ी के बाहर आती है। उसकी झोपड़ी के बराबर में ही एक कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था, जहां गांव के सभी लोग अपना कूड़ा उठाकर डाल दिया करते थे। अच्छा हुआ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, एक काम करती हूँ, इसमें से कुछ कूड़ा बीन कर उसे बेच आती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले ही सुबह के 6 बजे कूड़ा बीन कर गाँव के कबाड़ी को बेचने चली जाती है।
अरे बहन, इतनी सुबह तुम ये कबाड़ा कहाँ से ले आई हो? भाई साहब, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। ये कूड़ा मैं कूड़े के खत्ते से बीन कर लाई हूँ। इस बात की खबर किसी को मत देना, नहीं तो गांव वाले मुझे इस गांव से बेदखल कर देंगे और मुझे अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे बहन, चिंता मत करो, ये जो तुम पर बीत रही है वो मुझ पर भी एक समय पर बीती थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। लाओ, ये कूड़ा मुझे दो। कबाड़ी वाला कूड़ा लेकर रेखा को कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद रेखा उन पैसों से कुछ खाने का सामान और राशन ले आती है, जिससे वो अपने घर का चूल्हा जला पाती है। ऐसे ही अब वो छुप छुप कर कूड़ा बीनना शुरू कर देती है और उस कूड़े के खत्ते पर बेचती रहती है। एक दिन कबाड़ी वाला उससे कहता है, अरे बहन, दुर्गा माँ के नवरात्रि आने वाले हैं, क्यों ना तुम दुर्गा माँ की चौकी लगा लो। उससे तुम दुर्गा माँ से अपनी परेशानियों को हरने की मनोकामना मांग सकती हो। दुर्गा माँ तुम्हारी जरूर सुनेंगी। सही कहा आपने, अब तो मेरी मदद दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। हर बार की तरह इस बार भी रेखा अपने घर का राशन लेने बाजार जाती है, जहां उसे माता रानी की चौकी का सामान नजर आता है। वो इस बार खाने के लिए कुछ न लेकर माता रानी की चौकी का सामान ले लेती है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। अरे माँ, आप ते सब क्या लाई हो? हाँ माँ, दिखाओ ना माँ, ये सब आप क्या लाई हो? मेरी बच्चियों, ये तो दुर्गा माँ की चौकी लगाने का सामान है। चलो, अब तुम दोनों मुझे थोड़ा काम करने दो। रेखा सामान की थैली को दीवार के ऊपर टांग देती है। उसके बाद वो अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाती है। घर साफ होने के बाद वो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चौकी लगाती है और माता रानी की फोटो एक लोटे के ऊपर नारियल और एक मिट्टी के बर्तन में माता रानी की पवित्र खेती उगाती है। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब माता रानी की पूजा कर देती हूँ। रेखा ऐसा कहने के बाद दिया जलाती है और धूप बत्ती जलाकर पूरे घर को महकाती है, जिसके बाद उसकी पूजा संपन्न होते ही उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, माँ, शुक्र है आपने पूजा कर ली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, हमें भूख लगी है, आपने आज हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। आपने क्यों नहीं बनाया हमारे लिए खाना? अभी बना देती हूँ बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा रसोई की तरफ जाकर बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं अपनी बच्चियों को। रेखा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कबाड़ी वाले का ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, कबाड़ी वाले भैया के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती ही है कि तभी एक आदमी धोती कुर्ता पहने हुए माता रानी का बनाया हुआ प्रसाद एक पत्तल में लेते हुए रेखा के पास आ जाता है। अरे माता रानी की जय हो बहन जी। दरअसल आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्रि है, तो हमने पास में ही एक लंगर बिठाया था। गांव के सभी लोग आए, लेकिन इस घर से कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आऊं आपके लिए लंगर। रेखा सुरेश के हाथों से माता रानी का लंगर ले लेती है और कहती है, भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चलते अब मेरे बच्चे और मैं माता रानी का लंगर खा सकेंगे। लंगर देने के बाद वो वहां से चला जाता है और रेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ आराम से लंगर खा लेती है, जिसके बाद उनकी भूख मिट जाती है। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले अपने घर के बराबर में पड़े हुए कचरे से कचरा बीन लेती है और उसे उठाकर वो कबाड़ी वाले के पास जाती है। ये लीजिए आज का कबाड़। तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी बहन। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। पैसे लेने के बाद रेखा वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है और माता रानी का प्रसाद बनाकर उन्हें भी चढ़ा देती है। दुर्गा माँ की पूजा करते करते उसे 2 से 3 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन सुबह के पहर उसे गांव का एक आदमी कूड़ा बीनते हुए देख लेता है। अरे छी 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 छी, देखो बस यही काम रह गई थी इस औरत के लिए। मुझे ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। रमेश ये सब गांव के सभी मर्दों और औरतों को बता देता है, जिसके चलते सभी गुस्से में रेखा की झोपड़ी के बाहर आते हैं और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। अरे नीच औरत, बाहर निकल,
अंदर क्या घुसी हुई है? अरे इस गांव में आज तक ऐसा नीच काम किसी भी औरत ने नहीं किया जैसा तू कर रही है। अरे इस औरत क्यों तो इस गांव से ही तड़ी पार कर दो, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, कुलट्टा कहीं की। अरे गांव वालों को पता चला कि हमारे गांव में लोग कूड़ा कचरा बीनती हैं तो हम लोगों से वास्ता रखना ही छोड़ देंगे। अपनी झोपड़ी के बाहर तमाशा देख रेखा फौरन बाहर आती है। देखिए, ये अत्याचार मुझ पर मत कीजिए, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी भी कूड़ा उठाने का काम नहीं करती। और फिर मुझसे अपनी बेटियां मुखी नहीं देखी गई। रेखा अपने हाथ जोड़कर गांव वालों के सामने खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर इसने दोबारा से कूड़ा कचरा बीनना शुरू किया तो हम इसे घर से क्या बल्कि इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। माँ, क्या बात है? सच है कि आप हमारे लिए कूड़ा बेचकर पैसे लाती हो और उसे हमारा पेट भरती हो? हाँ मेरी बेटी, यही बात सच है। तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। माँ, अब हमारे लिए ऐसा मत करना, नहीं तो गांव वाले हमें इस गांव से निकाल देंगे। फिर हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा और हमें जंगलों में रहना होगा। अपनी बेटियों की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते 1 से 2 दिन उनके बहुत बुरी तरह निकलते हैं। लेकिन इन दिनों कोई ना कोई उनके घर पर किसी न किसी बहाने उनकी मदद करने आता रहता। आखिरी में दुर्गा माँ का 9वां दिन आ जाता है, जिस दिन उसे दुर्गा माँ की कन्या बिठाकर उन्हें भोजन खिलाना था। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भोजन कैसे बनाऊंगी और माता रानी की कन्याओं को कैसे खिलाऊंगी? तभी उसकी झोपड़ी के पास कबाड़ी वाला आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है बहन, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। आज नवमी है, माता रानी की कन्या के लिए भोजन बना लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका हमेशा भला करे। वो उन पैसों से माता रानी का भोजन बना लेती है, जिसके बाद वो अपने घर पर 9 कन्याओं को बुलाती है और उनके पैर धोकर उनके पैरों पर तिलक लगाती है और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद में उन्हें पेट भरकर भोजन खिलाती है। तभी अचानक से वहां दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। तुमने मेरी इतनी सेवा की और हमेशा मेहनत की, लेकिन तुमने इतनी परेशानियों के बाद भी हार नहीं मानी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। साक्षात दुर्गा माँ को मैंने अपने सामने देखा है, मेरे लिए इतना ही काफी है दुर्गा माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रेखा की इस बात से भी दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से उसके घर में 3 सोने से भरे मटके प्रकट करके वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से रेखा और उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और वो अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।